प्रिय छात्रों, एक घटकीय तंत्रों के अंदर जल तंत्र और कार्बन डाइऑक्साइड तंत्रों के पश्चात आज हम सल्फर तंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जिस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड और जल तंत्र के अंदर, जो कि एक घटकीय तंत्र थे, हमने देखा था कि वहाँ पर एक घटकीय तंत्र में अधिकतम 3 प्रावस्थाएं एक साथ साम्य में रह सकती हैं। उसी प्रकार से सल्फर तंत्र के अंदर भी यही बात हमें स्पष्ट नजर आएगी। लेकिन सल्फर तंत्र के अंदर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन जो है वो ये कि सल्फर तंत्र में अब उपस्थित कुल प्रावस्थाओं की जो संख्या है वो 3 न होकर के 4 है, क्योंकि सल्फर जो ठोस है वो यहाँ पर 2 अपर रूपों के अंदर उपस्थित होता है, सल्फर मोनोक्लिनिक और सल्फर रोम्बिक। तो सबसे पहले आज के इस लेक्चर के अंदर तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस सल्फर सिस्टम के फेज डायग्राम को ही समझना है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि बाएं तरफ वाई एक्सिस पर हम हमेशा ही एक घटकीय तंत्रों के लिए 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम दाब को लेते हैं, तो एक्स एक्सिस पर हम यहाँ पर ताप को लेते हैं। इस सल्फर तंत्र में हम देख सकते हैं कि कर्व ए ओ सी डी के बाईं ओर का जो एरिया है वहां पर आपको सल्फर का रोम्बिक उपस्थित मिलेगा, जो कि ठोस सल्फर है। इसी प्रकार से डी सी बी ई बिंदु के ऊपर के हिस्से में आपको सल्फर की द्रव प्रावस्था एसएल सल्फर लिक्विड उपस्थित मिलेगी। तो बिंदु ए ओ बी और ई के दाएं तरफ आपको सल्फर की वाष्प प्रावस्था उपस्थित नजर आएगी। परंतु महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या है वो ये कि बिंदु ओ बी और सी के मध्य में आपको यहाँ पर सल्फर की एक अतिरिक्त प्रावस्था सल्फर मोनोक्लिनिक, जो कि ठोस प्रावस्था है, वो स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर के इस सल्फर तंत्र के प्रमुख रूप से 4 भाग हैं और इन चारों ही भागों पर एक एक प्रावस्था स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। सल्फर रोम्बिक, सल्फर मोनोक्लिनिक, सल्फर लिक्विड और सल्फर वेपर फेज। यहाँ पर जल तंत्र के अनुसार ही जितने भी जो सॉलिड कर्व्स नजर आ रहे हैं यहाँ पर, वो सारे के सारे वास्तविक वक्र हैं, जैसे कि कर्व ए ओ, कर्व ओ बी, कर्व बीई, कर्व ओ सी, कर्व सी डी, कर्व बी सी। एक घटकीय तंत्रों की विवेचना करने से पूर्व हमने आपको पहले ही जानकारी दी थी कि किसी भी प्रकार के प्रावस्था तंत्र के बारे में यदि पूर्ण विवेचना करनी है तो आप सर्वप्रथम उसका प्रावस्था आरेख ड्रॉ करने के बाद उसमें उपस्थित होने वाले एरियाज को डिवाइड करें। उसके बाद उसमें उपस्थित होने वाले जितने भी वक्र हैं, जैसे सॉलिड वक्र है, जैसे कि हम ट्रू इक्विलिब्रियम कहते हैं, उनकी व्याख्या करें। उसके पश्चात यदि कहीं पर भी आपको इस प्रकार से डैश 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 से अंकित वक्र नजर आते हैं, जो कि मितस्थायी वक्र हो सकते हैं या इनका एक्स्ट्रापोलेशन वक्र हो सकते हैं, इनकी व्याख्या करें। उसके पश्चात इन सभी एरियाज हो या वक्र हो, इन सभी पर फेज रूल को अप्लाई करके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को प्राप्त करें कि किसी भी एरियाज या कर्व में तंत्र का अध्ययन करने के लिए हमें कितनी स्वतंत्रता की कोटियों की आवश्यकता होगी। उसके पश्चात जितने भी पॉइंट्स हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट तो आपको तीनों ही प्रकार के ट्रू इक्विलिब्रियम से प्राप्त हो रहे हैं, जबकि 1 पॉइंट आपको इसमें सेंटर में नजर आ रहा है, जो कि एक मेटास्टेबल पॉइंट के तौर पर यहाँ पर इस पर नजर आएगा। तो इन तीनों पॉइंट्स की विवेचना करें और इन पर उपस्थित जो प्रावस्था नियम की व्याख्या करें। तो यहाँ हम सल्फर तंत्र के अंदर देखते हैं कि रोचक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि 4 हमें यहाँ पर प्रावस्थाएं नजर आ रही हैं और हमें महत्वपूर्ण यह है कि जितने प्रकार के वक्र हैं ये सभी वास्तविक वक्र हैं, जैसे कि कर्व ए ओ, कर्व ओ बी। तो कर्व ए ओ पर आप देख सकते हो यहाँ पर कि कर्व ए ओ पर किसका साम्य होना चाहिए। इधर से आपको सल्फर रोम्बिक ठोस नजर आ रहा है, तो इधर से आपको सल्फर वेपर नजर आ रही है, यानी कि सल्फर रोम्बिक अपनी वाष्प के साथ साम्य में है। इसीलिए ये जो वक्र है ए ओ, ये रोम्बिक सल्फर का ऊर्ध्वपातन वक्र कहलाएगा।
इसी प्रकार से यदि आप कर्व OB की बात करें तो कर्व OB में अंदर से चूंकि सल्फर मोनोक्लिनिक है और ये इसकी वाष्प के साथ साम्य में है, तो इसका मतलब यह है कि सल्फर का जो मोनोक्लिनिक है वो अपनी वाष्प के साथ साम्य में, तो ये मोनोक्लिनिक सल्फर का ऊर्ध्वपातन वक्र है। इसी प्रकार से कर्व BE द्रव सल्फर और वाष्प के साथ साम्य में है, तो ये द्रव सल्फर वाष्प के साथ साम्य में तो वाष्प प्रावस्था प्राप्त होती है, तो ये सल्फर का वाष्प दाब आरेख है। इसी प्रकार से कर्व OC रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर के बीच के साम्य को व्यक्त कर रहा है। तो चूंकि एक ठोस प्रावस्था दूसरी ठोस प्रावस्था में परिवर्तित हो रही है, तो इसीलिए इसे हम रोम्बिक सल्फर का ट्रांजिशन कर्व कहेंगे, संक्रमण वक्र कहेंगे। यानी कि संक्रमण अवस्था संक्रमण वक्र है, जहां पर कि उसी का एक ठोस रूप दूसरे रूप में परिवर्तित हो रहा है। तो इसी प्रकार से कर्व BC सल्फर मोनोक्लिनिक सल्फर लिक्विड के साथ साम्य में है, तो ये सल्फर मोनोक्लिनिक का गलनांक वक्र है। इसी प्रकार से कर्व CD को यदि आप देखोगे तो यहाँ लेफ्ट में है सल्फर रोम्बिक और राइट में है यहाँ पर सल्फर लिक्विड, तो ये वक्र अब यहाँ पर सल्फर रोम्बिक का गलन वक्र है। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 तो आपको यहाँ पर ट्रू इक्विलिब्रियम नजर आ रहे हैं, 4 एरियाज नजर आ रहे हैं। उसके पश्चात यदि हम अभी इस A-C कर्व की हम बात करें तो इसकी विवेचना हम आपको नेक्स्ट जो लेक्चर है जिसमें हम सल्फर तंत्र के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे उस समय देंगे। यहाँ पर अगला जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि यहाँ पर 3 आपको ट्रिपल पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, ट्रिपल पॉइंट O, ट्रिपल पॉइंट C, ट्रिपल पॉइंट B। ट्रिपल पॉइंट O पर हम यदि देखें तो ट्रिपल पॉइंट O पर सल्फर रोम्बिक सल्फर मोनोक्लिनिक सल्फर वेपर इक्विलिब्रियम में है। ट्रिपल पॉइंट B पर हम देखें तो सल्फर मोनोक्लिनिक सल्फर लिक्विड और सल्फर वेपर इक्विलिब्रियम में है। तो ट्रिपल पॉइंट C पर यदि हम देखें तो सल्फर रोम्बिक सल्फर लिक्विड और सल्फर मोनोक्लिनिक इक्विलिब्रियम में है। तो ये सभी के सभी वास्तविक वक्र और वास्तविक ट्रिपल पॉइंट हैं, जहां पर कि 3 प्रावस्थाएं इन बिंदुओं पर और सभी वक्रों पर 2-2 प्रावस्थाएं एक साथ साम्य में उपस्थित होती हैं। इस वक्र पर पूरे के पूरे सल्फर तंत्र पर होने वाले विभिन्न प्रभावों, विभिन्न बिंदुओं पर प्रावस्था नियम का उपयोग और मित स्थायी वक्र, ये जो नजर आ रहा है आपको डैश डैश से, के बारे में विवेचना हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। थैंक यू।